ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं वो हम देख चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि किसी भी रिएक्शन का, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, वो रिएक्शन कैसे पूरी हो रही है, इसी को हम रिएक्शन मैकेनिज्म नाम देते हैं। ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन हो, उसमें रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। रिएक्टेंट्स मतलब कोई एक स्पीसीज़ नहीं है, यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पीसीज़ हो सकती हैं रिएक्टेंट्स, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं रिएक्टेंट्स में, जैसे एक ऑर्गेनिक मतलब और एलेबोरेट करें अगर इस बात को, तो एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जिसकी हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं और किससे करवाना चाहते हैं, वो रिएजेंट, ऑर्गेनिक रिएजेंट है ना, अटैकिंग रिएजेंट। तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ऑन रिएक्शन विद अ रिएजेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें फेवरेबल कंडीशंस होती हैं कुछ, वो हमें देनी होती हैं। तो ये रिएक्शंस आखिरकार पूरी कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप इसका हम अगर पढ़ें, उसकी मैकेनिज्म इसको एक्सप्लेन करें उसको, तो उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वो स्पीसीज जिस पर रिएक्शन होनी है ना, जिसकी रिएक्शन हम कराना चाहते हैं। और रिएजेंट जो है वो हमारा बना होता है, उसका एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है कि जब भी रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, उस रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट पर, है ना। इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल किसी सबस्ट्रेट पर, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर अटैक करता है ना। और अटैक का रिजल्ट क्या होता है, जब ये अटैक करता है तो रिजल्ट होता है इस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड फिशन होता है। बॉन्ड टूटने लगते हैं, पुराने बॉन्ड टूटने लगते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। रिएजेंट के साथ, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के साथ वो नया बॉन्ड बनाने लगता है और साथ ही साथ पुराना बॉन्ड टूटने लगता है ना। हमारी ज़िंदगियों में भी होता है कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स जुड़ते जाते हैं। एक तरफ ब्रेकअप होता जाता है और साथ ही साथ दूसरी तरफ पैचअप भी होता है ना। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है और ये काम साथ साथ चलता रहता है। एक तरफ से बॉन्ड कमज़ोर हो रहा है, ब्रेक हो ही रहा है, हुआ नहीं है, और दूसरी तरफ फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है, हो रहा होता है ना। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन ये चलते रहते हैं लाइफ में भी और यहाँ भी चल रहे हैं, है ना। अच्छा, तो ये बॉन्ड फिशन जो होता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में, ये भी दो तरीके का हो सकता है। बॉन्ड फिशन भी दो तरीके का हो सकता है ना। जैसे एक होता है, बात करें होमोलाइसिस हो सकता है, या फिर हो सकता है हीट्रोलाइसिस, है ना। बॉन्ड फिशन जो हो रहा है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में वो दो तरीके का हो सकता है, होमोलिसिस हो सकती है उसमें, या हीट्रोलिसिस हो सकती है। अब होमो और हीट्रोलिसिस क्या है? लाइसिस मतलब टूटना। जैसे किसी भी कोई भी बॉन्ड जब फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है, तो दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इस बॉन्ड में और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का। तो ये बॉन्ड जो बना है वो शेयरिंग से बना है ना। तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर ये एक बॉन्ड बना हुआ है, एक इसका एक इसका। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो वो शेयरिंग से बनता है। तो क्या होता है, होमोलाइसिस जब होती है, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और होमोलाइसिस होती है। बॉन्ड फिशन का टाइप कैसा, अगर होमोलाइसिस है तो मतलब होमोलाइसिस का मतलब है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम उसको नाम देंगे होमोलाइसिस। जैसे ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए, इसका इलेक्ट्रॉन जो था वो इसके साथ चला जाए और इसका इलेक्ट्रॉन जो था वो इसके साथ चला जाए, तो ये होगा होमोलाइसिस। वहीं दूसरी तरफ मान लो ये बॉन्ड बना हुआ है
अब जब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो बॉन्ड फिशन जो हुआ सबस्ट्रेट में वो ऐसा हुआ कि कोई एक इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, है ना। तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी एक एटम पर ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ क्या हुआ था, दोनों सिमेट्रिकल में क्या हुआ था कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए थे। तो जो अटैक हुआ सबस्ट्रेट पर, उस अटैक का रिजल्ट क्या होता है, रिएक्शन में कुछ ऐसी इंटरमीडिएट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, इंटरमीडिएट। अभी तो आप कह रहे थे कि रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट बनता है ना, बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज का भी फॉर्मेशन होता है। क्यों हुआ? जब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, है ना, तो वहाँ बॉन्ड फिशन हुआ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में, और बॉन्ड फिशन की वजह से वहाँ पर कुछ ऐसी स्पीसीज बन गई, चार्ज्ड स्पीसीज, हो सकता है चार्ज्ड स्पीसीज हो, है ना, चार्ज स्पीसीज भी बन सकती हैं। किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसी पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, कोई फ्री रेडिकल बन गया। जैसे यहाँ अगर हम बात करें, अगर ये होमोलाइसिस है, तो देखो ये कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया अपना और एक कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया फ्री रेडिकल। किसका फॉर्मेशन हुआ? फ्री रेडिकल का। और फ्री रेडिकल क्या है? एक इंटरमीडिएट है। हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। जैसे फ्री रेडिकल हुआ, कार्बोकैटाइन हुआ, है ना, कार्बोकैटाइन हुआ और कार्बेनाइन हुआ, कार्ब एनाइन और कार्बोकैटाइन, ठीक है। तो ये और भी होते हैं। तो फ्री रेडिकल बन सकता है। कार्बोकैटाइन मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर, तो कार्बेनाइन या कार्बोनियम आइन, है ना। तो इंटरमीडिएट स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द बॉन्ड फिशन। टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन कैसा है उस पर ये डिपेंड करेगा, है ना। फ्री रेडिकल कब बना? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट कब बना? जब होमोलाइसिस हुई कि हीट्रोलाइसिस हुई? जब बॉन्ड फिशन का टाइप होमोलाइसिस था तब कौन सा इंटरमीडिएट बना? फ्री रेडिकल। और जब बॉन्ड फिशन का टाइप हीट्रोलाइसिस था तो कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लेके पूरी तरीके से जा चुका है ना, और एक को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, है ना। तो डेफिशिएंसी जिस पे हुई उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेकर गया है वहाँ उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, इंटरमीडिएट स्पीसीज बन जाती हैं। तो अब क्या हुआ? अब क्या बात हुई? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सीधा नहीं बन रहा है, बीच में एक और स्टेप है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे ये भी होता है, जैसे ब्रेकअप हो गया तो भाई सारे गिफ्ट्स लेके चला गया, जो दिए थे वो भी ले लिए और अपने भी लेके चला गया, दोनों गिफ्ट, दोनों तरफ के गिफ्ट लेके चला गया, है ना। और यहाँ पर अपने अपने लेके चले गए, तो होमोलाइसिस, तो ये भी होता है ना। तो एक बात ये है कि इंटरमीडिएट भी बनता है, डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बन जाते। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से बनने से पहले एक और स्टेज बीच में आती है, इंटरमीडिएट स्टेज, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम देर के लिए बनती है, ट्रांजिएंट स्टेज है। कैसी है? ट्रांजिएंट स्टेज है, लेकिन कुछ देर के लिए ही बनेगी, लेकिन प्रोडक्ट को डिसाइड करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। किसका? इंटरमीडिएट का। कैसे? किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो बनने वाला ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट है, जो बनने वाला ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट है वो कितना स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पर, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पर बनने वाला प्रोडक्ट डिपेंड करता है। मान लो किसी रिएक्शन में अगर हमारे पास कार्बोकैटाइन बन रहा है, इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटाइन, है ना, और दो तरीके के कार्बोकैटाइन बन रहे हैं। मान लो एक ए है
और एक बी तरीके का कार्बोकैटायन है। तो दो तरीके के कार्बोकैटायन हमारी किसी रिएक्शन में फॉर्म हो रहे हैं, और हम किसी भी तरीके से अगर ये पता लगा पाएं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है ना, किसी भी तरीके से बात करेंगे तो किसी भी तरीके से अगर हम पता लगा पाएं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो हम बता सकते हैं कि उस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा। ये हमें इसी बात से पता चलता है कि इंटरमीडिएट कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, हमें प्रोडक्ट में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो उसी के करस्पॉन्डिंग बनेगा रिएक्शन में। जैसे मान लो हमें पता लगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, जबकि ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है किसी रिएक्शन में, दोनों ही बने। और हमें मालूम चला किसी भी तरीके से कि कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो हम बता सकते हैं कि इसी के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन का जो मेजर दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं ना यील्ड के हिसाब से, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उसी के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल, जो वो मेजर होगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जो लेस स्टेबल है वो बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन कंपैरेटिवली लेस बनेगा। ये कंपैरेटिवली लेस बनेगा, जिसको हम बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट की यील्ड डिसाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, समझ रहे हो। और इंटरमीडिएट कैसे बना, जब अटैकिंग रिएजेंट ने हमारे ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर अटैक किया था, जिससे बॉन्ड फिशन हुआ, और बॉन्ड फिशन होमोलिसिस या हीट्रोलिसिस दो तरीके का हुआ, जिसकी वजह से रिएक्शन में कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी, जैसे फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, है ना। उनकी स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगा, उनकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट की यील्ड क्या होने वाली है ना। अब हम कैसे पता चला है यार कि मोर स्टेबल कौन सा है और लेस स्टेबल कौन सा है। तो उसके लिए ऑर्गेनिक में हमारे पास कुछ टूल्स हैं, है ना, जिन्हें हम ऑर्गेनिक इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। टूल्स जिसको हम ऑर्गेनिक इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। अब उनके नाम, जैसे आपने सुने होंगे इंडक्टिव इफेक्ट, सुना है कि नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इन इफेक्ट से, ये कुछ टूल्स हैं, इन टूल्स से हम पता लगाएंगे कि जो इंटरमीडिएट है उसमें कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है। इन टूल्स की मदद से हम पता लगा पाएंगे कि ये ज़्यादा स्टेबल है, और जब ये पता चल जाएगा तो हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट फाइंड करने में भी बड़ी आसानी होगी, है ना। हम बता सकते हैं कि रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। ये ऑर्गेनिक इफेक्ट्स हमें एक एक करके आगे पढ़ना होगा, ठीक है। दैट्स ऑल।